गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप कैसे हैं? कल की क्लास कैसी थी? आप कमेंट बॉक्स में अभी तक बताया नहीं है, आप बताइएगा। तो चलिए हम अपने क्लास पे चलते हैं, जो हमारा काम है उसको पढ़ाने के लिए चलते हैं पढ़ाने। और जैसा भी लगेगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज क्लास कैसी लगी। आप बताते नहीं हैं तो आज बताइएगा ज़रूर। हाँ, मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे हैं आप। किस तरीके से आप करिए, मेरी सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो बताइए भाई, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए और आप समझ नहीं रहे हैं। तो आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, व्यूवर्स बढ़ाइए, लाइक बढ़ाइए। चलिए ठीक है, हम चलते हैं महानायक एपिसोड पर। महानायक एपिसोड का आज जो पहला क्वेश्चन रहेगा, जो दयानंद सरस्वती पर, दयानंद सरस्वती, ठीक है ना। दयानंद सरस्वती को ध्यान दीजिएगा, इनके बारे में। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, पहला क्वेश्चन वही। दूसरा क्वेश्चन, इन्होंने 1875 ईस्वी को 1875 ईस्वी को पाखंड को खंडित किया था। पाखंड को खंडित किया, पाखंड को खंडित किया। वहीं इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पुस्तक थी जिसका नाम था, आप लोग सब जानते हैं, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम था, सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। कब की थी तो ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 1875 ईस्वी को। 1875 ईस्वी को इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? मुंबई में की थी। कहाँ पर? मुंबई पर की थी। और इन्होंने इस आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था, इन्होंने कहा था, इन्होंने एक स्लोगन कहा था, जो कहा था कि वेदों की ओर लौटो। लेकिन इनका मेन उद्देश्य, इस सत्यार्थ प्रकाश, इस आर्य समाज का मेन उद्देश्य था, वो था प्राचीन वैदिक धर्म था, उनको पुनः से स्थापित करना था। प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना। ये इनका मेन उद्देश्य था। और वही इनका एक नारा था। नारा वो था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि वेदों की ओर लौटो, पुनः वेदों की ओर लौटो। पुनः वेदों की ओर लौटो, इनका ये नारा था। अगर आपको समझ में आती होगी तो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ इनके बारे में। दयानंद सरस्वती के बारे में। दयानंद सरस्वती भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। 1875 ईस्वी में इन्होंने पाखंड को खंडित किया था।
पाखंड को खंडित किया था। एक पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, इस चीज को मत भूलिएगा। सत्यार्थ प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक थी, किसकी थी? दयानंद सरस्वती का। और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कहाँ और कब की थी? तो मैं बता दिया कब की थी, तो अप्रैल 1875 ईस्वी की थी। कहाँ पर की थी? मुंबई में की थी। इसका उद्देश्य क्या था? प्राचीन वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना था, पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना था। और इनका नारा था पुनः वेदों की ओर लौटो। और इसका हेडक्वार्टर इस आर्य समाज का हेडक्वार्टर लाहौर में था, लाहौर में था। इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपके मिलेंगे। जैसे मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? भारत के मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। और वही पाखंड को खंडित किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दयानंद सरस्वती ने। और वहीं आर्य समाज की स्थापना की थी, किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। इनका नारा क्या था? पुनः वेदों की ओर लौटो। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं आपका मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह, ठीक है। मुंडा विद्रोह की हम बात करते तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था, वो मुंडा विद्रोह जो ये हुआ था वो 1899 से 1900 ईस्वी, 1899 से 1900 ईस्वी को हुआ था। 1900 ईस्वी को हुआ था ये पहली बात। तो ये कब हुआ था? 1899 ईस्वी से 1900 ईस्वी को हुआ था। और इसका उपनाम, इसका अगर उपनाम की मैं बात करूं तो इसे कहा जाता है महान हलचल। महान हलचल, महान हलचल कहा जाता है इसे, महान हलचल कहा जाता है। और वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब नायक कौन था, इसको चलाने वाला कौन था? तो आपको एक नाम आएगा जिसका नाम है बिरसा मुंडा। क्या आएगा? बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। और इन्हीं बिरसा मुंडा को हम जगत पिता या धरती आबा के नाम से जानते हैं। इन्हीं बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आबा के नाम से जानते हैं। इन्हीं बिरसा मुंडा को हम किससे जानते हैं? किसके नाम से जानते हैं? जगत पिता या धरती आबा के नाम से जानते हैं। इतना चीज आप ध्यान दीजिएगा। और वहीं बिरसा मुंडा के द्वारा बोंग अर्थात अनेक देवता, ठीक ना। और वही सिंह बोंगा अर्थात एक ईश्वर, एक देवता। इन्होंने ये कहा था, इन्होंने ध्यान दीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ कि बिरसा मुंडा थे, इनको जगत पिता या धरती आबा के नाम से जानते हैं। और वहीं बोंगा और सिंह बोंगा, इन लोगों का शब्द है। जो बोंगा का मतलब होता है अनेक देवता, अर्थात इन्होंने कहा था कि अनेक देवता की पूजा करना छोड़ दो। और सिंह बोंगा अर्थात एक देवता की पूजा करना प्रारंभ कर दो, इनका ये कहना था, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर चलते हैं आपको संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह, ठीक है।
संथाल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह कब कब कैसे कब और कहाँ हुआ था। तो संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी से 1856 ईस्वी को हुआ था। ये कब हुआ था? 1855 ईस्वी से 1856 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1856 ईस्वी से 1855 से 1856 ईस्वी को हुआ था। और ये इसे हम आदिवासी विद्रोह के नाम से जानते हैं। आदिवासी विद्रोह के नाम से जानते हैं। संथाल विद्रोह को हम किससे जानते हैं? आदिवासी विद्रोह को नाम से जानते हैं। और इसमें इनका नेतृत्व कौन किया था? नेतृत्व किसने किया था? तो चार भाई थे और चार भाइयों ने मिलकर के इस संथाल विद्रोह क्या किया था? नेतृत्व किया था। और कौन कौन थे उसका मैं नाम लिख दे रहा हूं यहाँ पर। पहला सिंधु, दूसरा कान्हू थे, और वहीं तीसरे आपके भैरव, और एक का नाम था चांद। तो सिंधु, कान्हू, भैरव और चांद चार भाई थे। तो संथाल विद्रोह के बारे में आप जानिए। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी से 1856 ईस्वी। इसे आदिवासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसका नेतृत्व किसने किया था? चार भाइयों ने किया था। कौन कौन से? सिंधु, कान्हू, भैरव और चांद। सिंधु, कान्हू, भैरव और चांद। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु और कान्हू के बारे में पूछ लेता है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कौन था? सिंधु और कान्हू। इन दोनों को भाइयों को मत भूलिएगा, बल्कि इन दोनों भाइयों को भूल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों भाइयों को मत भूलिएगा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चार भाइयों ने। कौन? सिंधु, कान्हू, भैरव और चांद। कब हुआ था? 1855 से 1856 ईस्वी में। इसे आदिवासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक है। वहीं पर इस संथाल विद्रोह को दबाने के लिए इस संथाल विद्रोह को दबाने के लिए एक मेजर बारो था। मेजर बारो था। और मेजर बारो की जो सैनिक थी, इन चार भाइयों से क्या हो गई थी? परास्त हो गई थी। ये क्या हो गया था? परास्त हो गया था इनके बीच में। तो मेजर बारो क्या हो गया था? परास्त हो गया था। वो भाग गया था संथाल विद्रोह में। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग इसको। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आपको आई होगी। चलिए हम उसके आगे चलते हैं। आपको लेकर के आर्टिकल मैं कल बताया था, आर्टिकल 52 के बारे में बताया था, आर्टिकल 53 के बारे में बताया था कि आर्टिकल 52 में क्या होता है। आर्टिकल 52 में अर्थात भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 में कहा गया है कि जो उसके पास शक्ति मिली है कार्यपालिका की, संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो उसके पास मिली है, वह कैसे यूज करेगा, वो भी मैं बताया था। कैसे प्रयोग करेगा, स्वतः करेगा, अपने अधीनस्थ अधिकारियों की या संविधान के अनुसार करेगा। उसके बाद मैं 54 बताता हूँ। आर्टिकल 54 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचन मंडल होगी। क्या होगी? निर्वाचन मंडल होगी। और इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेगा? इस आर्टिकल 54 में क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचन मंडल होगी। और निर्वाचन मंडल तैयार कैसे होगी यार? इस निर्वाचन मंडल में भाग कौन कौन लेगा? तो वही मैं बता रहा हूँ, संसद के दोनों सदन अर्थात उच्च सदन, या हम कह दें लोकसभा
जिसे हम निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन। और वहीं राज्यसभा, राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन कहते हैं। ये दोनों भाग ले सकते हैं। इनके निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य इस राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं और वहीं इनके भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और वहीं एक चीज और इसकी नहीं है, तीसरी बात ये है, ये पहली बात, ये दूसरी बात, ये तीसरी बात ये है कि राज्य के विधान मंडल के, विधानसभा के, राज्य के, राज्य विधानमंडल, विधानमंडल के, राज्य विधानमंडल के, राज्य विधान मंडल के जो विधानसभा है, इसमें एक विधान परिषद होती है, एक विधान सभा होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इस विधान राज्य विधान मंडल में एक विधानसभा विधानमंडल विधान सभा के निर्वाचित सदस्य इस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करेंगे, भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करते हैं। और वहीं 17वें संविधान संशोधन अधिनियम, 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली, पुदुचेरी के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता दिया, आर्टिकल 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचन मंडल होगी और इस निर्वाचन मंडल में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन ले सकता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, वही राज्य विधान मंडल के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं या राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हो सकते हैं। और वहीं 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पौंडीचेरी और दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। एक चीज और, अगर मैं और थोड़ा सी बात करूं तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय आधार पर होता है, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। और वही कैसा होता है, अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत के आधार पर गुप्त मतदान होता है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। जो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है, और वो भी कैसे होता है, गुप्त मतदान। इसमें कैसे होता है, गुप्त मतदान आपको देना पड़ता है, मतलब पता नहीं चलता है। आइए, आर्टिकल 108 जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ और कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो आर्टिकल 108 के तहत ये कहता है कि राष्ट्रपति के पास दोनों सदनों को क्या कर सकता है, संयुक्त अधिवेशन
बुला सकता है। तो राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति होती है, राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति होती है कि दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन, दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। 108 में कहा गया कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इस चीज को आप ध्यान दीजिए, अर्थात राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है दोनों सदनों की। कौन कौन सी? लोकसभा और राज्यसभा, अर्थात निम्न सदन और उच्च सदन। एक 123 की हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल 123 ये कहता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। 123 ये कहता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल 123 ये कहता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। 108 ये कहता है कि आर्टिकल 108 ये कहता है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया। आर्टिकल 72 ये कहता है कि आर्टिकल 72 के तहत अगर मैं कहूँ तो राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति मिली है। तो राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति मिली है, प्रदान की गई है। तो अर्थात कहने का मतलब जैसे किसी के पास कोई इंसान गुनहगार नहीं है, फिर भी उसको गुनाह ठहरा करके फांसी के तख्ते पर लटकाया जा रहा है, तो ऐसे स्थानों पर, ऐसे सिचुएशन पर, ऐसे परिस्थितियों पर राष्ट्रपति उस व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है। क्षमादान उस फांसी को रुकवा सकता है। तो 72 ये कहता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति मिली है। तो राष्ट्रपति ऐसा कार्य जो असंवैधानिक है, असंवैधानिक होते हुए भी राष्ट्रपति, असंवैधानिक अगर है वह कार्य, संवैधानिक नहीं है, तो राष्ट्रपति वो चाहेगा कि उस कार्य को न किया जाए। तो ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप लिख लीजिए। एक और है कूका आंदोलन।
कूका आंदोलन के बारे में आइए हम बात कर लेते हैं। कूका आंदोलन क्या था? कूका आंदोलन को हम कूका आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो 1840 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। ये प्रारंभ कब हुआ था? 1840 ईस्वी को प्रारंभ कब हुआ था? 1840 ईस्वी को। इसमें भगत जवाहर मल के द्वारा, किसके द्वारा? तो जवाहर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, किसके द्वारा? भगत जवाहर मल, भगत जवाहर मल के द्वारा। किसके द्वारा? तो यहाँ मैं लिख दिया हूँ मैं, भगत जवाहर मल के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और इसकी विशेषता यह थी कि जो आपका सिख धर्म था, सिख धर्म, इसकी जो विशेषता थी या इसका उद्देश्य क्या था? कूका आंदोलन का जो उद्देश्य था, उद्देश्य यह था उद्देश्य इसका क्या था? तो उद्देश्य इसका यह था कि जो सिख धर्म था, सिख धर्म जो था, सिख धर्म में अनेक बुराइयां पैदा हो गई थी। अनेक बुराइयां पैदा हो गई थी और उसके साथ साथ अंधविश्वास हो गया था। अंधविश्वास, इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए, इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए कूका आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो मैं क्या होता है कूका आंदोलन? कूका आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1840 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। किस लिए किया गया था? इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य एक यही था कि जो सिख धर्म में अनेक बुराइयां पैदा हो गई थी, अनेक प्रकार की बुराइयां पैदा हो गई थी और ये इसमें अंधविश्वास भी आ गया था। तो इसलिए इसी चीज को दूर करने के लिए कूका आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं आज क्लास को यहीं पर छोड़ता हूँ। आज की क्लास इतना ही रहेगी। अब कल आपको फुल क्लास मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। तो ये काम एक करिएगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइएगा और प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ आप शेयर भी करिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा प्लीज़ मेरे लिए कुछ करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करवा दीजिए।